हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट और हम लोग डायपोल मोमेंट के बेसिस पे ये पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड पोलर होगा और कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर होगा। तो चलिए दोस्तों इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, डायपोल मोमेंट को जानने से पहले आपको थोड़ा सा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं, क्योंकि डायपोल मोमेंट को आप तभी समझ पाएंगे जब आप पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छी तरह से समझेंगे। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए दोस्तों, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो डिसिमिलर एटम कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्लोरीन मैंने ले लिया और दूसरा हाइड्रोजन। तो जब दो डिसिमिलर एटम होंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर HCl के केस में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और तो होगा क्या, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल मिडिल में ना होके उस एटम की तरफ ज्यादा होगा जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को Cl की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं। जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होंगे तो Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से एक डायपोल बन गया है। डायपोल का मतलब होता है टू पोल, और टू पोल कौन से, एक प्लस चार्ज वाला पोल और एक माइनस चार्ज वाला पोल। अब मैं बात करता हूं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो सिमिलर एटम एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब दो सिमिलर एटम कंबाइंड होंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे एटम है। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों तरफ इक्वली अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बिल्कुल दोनों एटम के मिडिल में रहेगा। तो होगा क्या, किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। और जब किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी डायपोल नहीं बनेगा। यानी डायपोल वहीं पर क्रिएट होगा जहां कोई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब मैं टॉपिक पे आता हूं, बात करते हैं डायपोल मोमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, जो डायपोल है वो हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बीच बनता है। ये मैंने एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल लिया है H और Cl। इस केस में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ फ्लैटली शिफ्ट हो जाएंगे, जिस वजह से Cl पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये पोलर कंपाउंड था, इसीलिए इसमें ये डायपोल क्रिएट हो गया है। अब देखिए दोस्तों, डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। डायपोल मोमेंट is the product of magnitude of charge and distance, एक एटम पे माइनस चार्ज और एक एटम पे प्लस चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के चार्ज और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डायपोल मोमेंट कहलाता है। तो दोस्तों यही डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन है। डायपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी म्यू इक्वल टू जितना दोनों एटम पे चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड और दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डायपोल मोमेंट की यूनिट कूलम मीटर है। C फॉर कूलम एंड M फॉर मीटर, क्योंकि चार्ज के लिए यूनिट कूलम होती है और डिस्टेंस के लिए मीटर। इसको हम डिबाई भी बोल सकते हैं, यानी डायपोल मोमेंट को इस कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी डायपोल मोमेंट के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताता हूँ जिनमें हम वेक्टर को कैलकुलेट करें। ये एक N और O बॉन्ड है, यानी एक पोलर कंपाउंड है। ऑब्वियसली O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर O की तरफ शिफ्ट होगा, तो इस पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और N पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे इसमें वेक्टर देखना हो कि वेक्टर हमेशा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा इस तरह से, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक एरो और उसको इस तरह से हमें कट कर देना है। एक और एग्जांपल, मान लीजिए ये एक एटम है और उसके साथ लोन पेयर जुड़ा है, तो वेक्टर का डायरेक्शन एटम से और लोन पेयर की तरफ हम लोग इस तरह बनाएं, यानी इस वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड होगा जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेक्टर का भी एक मैग्नीट्यूड होगा जिसको हम
म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह H और Cl में वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो H से और Cl की तरफ होगा और इस तरह ये कट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड में डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट को किस तरह से हम चेक करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो वो मॉलिक्यूल पोलर हो। देखिए दोस्तों, एक मॉलिक्यूल में कई तरह के बॉन्ड पॉसिबल है और हर किसी बॉन्ड का अपना एक डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन अगर उसमें ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 आता है तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, और अगर उसमें ओवरऑल डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आता है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। तो इसी को आज हम सीखते हैं कैसे। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं। यहाँ पर मान लीजिए A और B दो एटम है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर B की तरफ रहेगा, B पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और A पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो वेक्टर होगा वो A से और B की तरफ इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई म्यू। तो यहाँ पे म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो म्यू विल नॉट बी जीरो। इसका मतलब ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो, यानी जितने भी डाई एटॉमिक पोलर मॉलिक्यूल हैं उनका डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो। हाँ, अगर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, मान लिया जाए B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर B की तरफ रहेगा, पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस B पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस A पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो वेक्टर होगा वो A से B की तरफ, तो ये μ1 मैं इसको नाम देता हूं, और इसी तरह दूसरा वेक्टर A से और दूसरे B की तरफ होगा, इसको मैं नाम दूंगा μ2। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था जो डायपोल मोमेंट है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। यहाँ पर इसका इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी जो म्यू नेट होगा उसकी वैल्यू μ1 और μ2 होगी। और आपको देखिए μ1 और μ2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए म्यू नेट की वैल्यू 0 होगी। दैट्स वाई ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल के नेट डायपोल मोमेंट से ये पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो आइए दोस्तों कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, इससे आपको डायपोल मोमेंट को समझने में काफी मदद मिलेगी और आप कंपाउंड में पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी चेक कर पाओ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ Ab2 टाइप मॉलिक्यूल, और ये मैंने कुछ 3 एग्जांपल ले लिए हैं Ab2 टाइप मॉलिक्यूल के। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए दोस्तों, डायपोल मोमेंट का पता करने के लिए आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता होना जरूरी है। जब तक ज्योमेट्री पता नहीं होगी तब तक हम नेट डायपोल मोमेंट का पता नहीं कर सकते हैं। पहले मैं बात करता हूँ CO2। CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अब जो हमारा वेक्टर होगा वो C से O की तरफ होगा इस तरह, और इसको मैं नाम दे दूंगा μ1 और इस दूसरे बॉन्ड को मैं नाम दे दूंगा μ2। अब देखिए दोस्तों, μ1 और μ2 इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका नेट म्यू आएगा 0। देयरफॉर CO2 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। इसीलिए आपको हमेशा नेट डायपोल मोमेंट देखना है। दूसरा मॉलिक्यूल है SO2। SO2 का शेप कुछ इस तरह से होता है, ट्रायंगुलर। तो इसमें S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम होती है, तो इसका वेक्टर आएगा इस तरह से। एक वेक्टर ये हो गया, ये μ1, और दूसरा वेक्टर हो गया ये μ2, और तीसरा वेक्टर हो गया एटम से और लोन पेयर की तरफ μ3। अब देखिए दोस्तों, μ1 और μ2 का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह बनेगा बीच में, और μ3 ऊपर की तरफ है। यानी अब ओवरऑल हमारे पास 2 वेक्टर है, एक ये वाला वेक्टर और एक ये ऊपर वाला वेक्टर। देखिए दोस्तों, ये लोन पेयर वाला वेक्टर एटम वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी इक्वल नहीं होता है, सो इसका नेट डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा। दैट्स वाई मॉलिक्यूल इज पोलर। सेम कॉन्सेप्ट H2O में भी अप्लाई हो जाएगा। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा होती है तो वेक्टर O की तरफ जाएगा, और ये इस तरह से, ये μ1, ये μ2 और एटम से लोन पेयर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, इन सब का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ इधर आ जाएगा, ये वाला एक रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। और जब रिजल्टेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ रहा है तो म्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। देयरफॉर द वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर। हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरऑल डायपोल मोमेंट को चेक कर रहे हैं और 2 वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर हम बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को चेक करना है।
सेकंड एक्सरसाइज है AB3 टाइप मॉलिक्यूल, यानी NH3, BF3 और SO3 को हम चेक करेंगे। पहले NH3 की बात करते हैं। NH3 पिरामिडल शेप होता है, तो इसकी कुछ ज्योमेट्री ऐसे होगी। वेक्टर हो जाएगा H से और N की तरफ कुछ ऐसा, एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर। तो इसको मैं नाम दूंगा μ1, μ2, μ, और एटम से लोन पेयर की तरफ तो ये μ4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सारे वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ यहाँ आ जाएगा। इसका इधर, इसका इधर, इसका ऊपर की तरफ, तो सारे वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह बन जाएगा। इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, तो ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाए। अब बात करते हैं BF3 की। BF3 की ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो वेक्टर फ्लोरीन की तरफ होगा μ1, अगेन इसका भी फ्लोरीन की तरफ होगा μ2 और इसका भी फ्लोरीन की तरफ होगा μ3। अब देखिए दोस्तों, μ1 और μ2 का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इधर आएगा। अब देखिए μ3 और μ1 और μ2 का रिजल्टेंट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इस मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अब हम बात करते हैं SO3 की। SO3 ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल होता है और S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम होती है, तो वेक्टर हो जाएगा S से O की तरफ, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इसको मैं नाम दूंगा μ1, ये μ2 एंड μ3। अब देखिए दोस्तों, μ2 और μ3 का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इधर बन जाएगा। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर और μ1 एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो। नेक्स्ट है AB4 टाइप मॉलिक्यूल। ये कुछ एग्जांपल मेथेन, सल्फेट आयन और जिनोन टेट्राफ्लोराइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथेन। मेथेन का शेप होता है टेट्राहेड्रल, तो वेक्टर होगा हाइड्रोजन से और कार्बन की तरफ इस तरह। अब देखिए दोस्तों, ये सारे वेक्टर μ1, μ2, μ3, μ4 सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसका मतलब जब सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तो उनका नेट मोमेंट जीरो होता है, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। इसका मतलब ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फेट आयन। देखिए दोस्तों, सल्फेट आयन भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। वेक्टर आएगा S से O की तरफ, दूसरा वेक्टर भी S से O की तरफ, और ये भी S से O की तरफ और ये भी S से O की तरफ। अब आपको दिख रहा होगा कि सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अगेन ये भी मेथेन की तरह नॉन पोलर हो। और लास्ट है जिनोन टेट्राफ्लोराइड। इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो, वेक्टर होगा जिनोन से और फ्लोरीन की तरफ, तो ये इस तरह आएगा, अगेन ये इस तरह आएगा, एक वेक्टर यहाँ पे भी आएगा, एक वेक्टर इधर भी आएगा, एटम से और लोन पेयर की तरफ भी वेक्टर इस तरह से मैंने लगा दिया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये वाला वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये वाले कैंसिल कर रहे हैं, ये वाले वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और ये वाले वेक्टर भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा, और जब इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायपोल मोमेंट के बेसिस पे मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी का पता कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों डायपोल मोमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।